जय हिंद। हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने 12 से लेकर 30 तक पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे 31, 32। मूल अधिकार के बारे में हमने पहले विस्तार से बता दिया। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो बता दी थी। अब उन्हीं के आधार पे और भी जो आगे की चीज़ें हैं उनको देखेंगे। अब जैसे संपत्ति है तो इनको पहले हमने विस्तार से बता दिया था, लेकिन कुछ आर्टिकल के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 पढ़ रहे थे हम। अब आर्टिकल 30 में हमने पढ़ा था कि विद्यालय खोल सकते हैं, अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं, जो भी संस्थाएं हैं, तो उनमें किस में था? आर्टिकल 30 में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में भी है संपत्ति। आर्टिकल 31 में भी संपत्ति के बारे में बताया गया। अब संपत्ति को तो ख़त्म कर दिया गया है मूल अधिकार से, लेकिन जो थी अब उनको तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो संपत्ति में इसमें 2 प्रकार की एक पैतृक संपत्ति और एक अर्जित संपत्ति। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पैतृक संपत्ति क्या होती है और अर्जित संपत्ति क्या होती है। देखिए, पैतृक संपत्ति का मतलब होता है जो पुराने ज़माने से या 2-3 पीढ़ी जो पिछली पीढ़ियां हैं, जैसे मान के चलिए हम हैं तो हमारे दादाजी थे, परदादा जी, यानी 2-3 पीढ़ियां पहले की जो संपत्ति थी उसको क्या कहते थे? पैतृक संपत्ति। ठीक है, तो पैतृक संपत्ति जो मान के चलिए हमारे पिताजी है, पिताजी के भी पिताजी की ज़मीन थी या उनके भी पिताजी की ज़मीन थी, तो वो क्या है? पैतृक संपत्ति। चाहे घर हो चाहे जगह ज़मीन हो कोई भी, तो उसे क्या कहते हैं? पैतृक संपत्ति, यानी कि पुराने समय की संपत्ति। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति यानी जो अभी वर्तमान, जैसे पिताजी ने खरीदी या मान के चलिए हम हैं तो हमने ही उस ज़मीन को खरीदा, वो क्या है? अर्जित है, यानी जो अभी हमने अर्जित किया है। ठीक है, तो अर्जित संपत्ति। अब इसमें क्या है? जो पैतृक संपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा था कि इसमें जो है, देखिए वैसे तो लड़कों को ही ज़्यादातर अधिकार देते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा था कि जो बेटियां भी हैं उनको भी क्या दिया जाएगा? बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। किसमें? आर्टिकल 31 में। ठीक है, कि जो बेटियां हैं उनको भी क्या दिया जाएगा 2005 में। ठीक है, कि जो बेटी हैं उनको भी उसमें क्या दिया है? हिस्सा। जैसे दादाजी की संपत्ति थी तो उसको जो उनके पोता पोती है या नाती जो भी है और बेटियां हैं तो उनको भी मिलेंगे, लड़के को भी और लड़की को भी। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि अगर दादाजी ने मना किया है तो नहीं दे सकते। अगर दादाजी कहेगा कि नहीं हम नहीं देंगे अपनी जो भी पोती है नाती, तो आप नहीं ले सक तो बेटियां नहीं ले सकती। लेकिन अगर दादाजी कुछ नहीं कहेगा तो वो लड़के ले सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति माने जो पिताजी ने खरीदी है वो क्या है? अर्जित संपत्ति। जो हमने खरीदी वो क्या है? अर्जित संपत्ति। जैसे हम कोई ज़मीन खरीदे तो क्या वो हमारी बहन ले सकती? नहीं ले सकती, देना है वो बात एक अलग है। या हमारे पिताजी ने जो ज़मीन खरीदी, ठीक है, तो हमारी बहन ले सकती है, लेकिन ले तो सकती है, लेकिन पिताजी अगर इजाज़त देंगे तभी, क्योंकि उसमें बेटा बेटी दोनों हैं। अगर एक मुख्य चीज़ ये है कि आप चाहे वर्तमान समय की चीज़ हो चाहे भविष्य की चीज़ें हो, अगर उसमें हाँ है तो जिसके लिए हाँ है तो उसके लिए दे सकते हैं। अगर नहीं है, भले ही वो कितने भी ज़माने की क्यों है, अगर उसने मना किया है तो फिर नहीं मिल सकती। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे होते हैं बच्चे, तो उतना नहीं ध्यान देते, तो दादाजी इन चीज़ों में नहीं पढ़ते कि हमें किनको देना है किनको नहीं देना है। ठीक है, तो वो नहीं कहते इस बारे में, तो इस मतलब मनाही नहीं होती है, तो वो क्या कर सकते हैं? ले सकती हैं बेटियाँ। ठीक है, कौन सी? पैतृक संपत्ति। तो हाँ, पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति के बारे में पता चल गया। ठीक है, और हमने पहले भी बता दिया था कि जो ख़त्म हुआ 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने ख़त्म किया था। क्यों किया था हमने इसका कारण बता दिया था। ठीक है, क्योंकि अगर मूल अधिकार में होते तो फिर कोई ज़मीन नहीं ले सकता था, और अब मूल अधिकार से ख़त्म कर दिया, 300 का में भेज दिया है, तो अब सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकती है उस ज़मीन को। ठीक है, और एक चीज़ और हम इसमें बता दें संपत्ति के बारे में कि जो मुआवज़ा मिलता है उस मुआवजे को 3 वर्ष के अंदर उसी ज़मीन पे खर्च करना पड़ता है। जैसे सरकार ने कहा कि हमें यहाँ से रोड निकालना है, उस रोड निकालने के लिए ज़मीन तो ले ली, दे दी, ठीक है। अब जो ज़मीन का पैसा मिला होगा, जिसको पैसा मिला, उस ज़मीन का पैसा ज़मीन पे ही खर्च करना पड़ेगा। चाहे आप घर बना लो, चाहे आप और कृषि वाली ज़मीन को खरीद लो। तो कितने? 3 साल। अगर 3 साल के अंदर अगर आप 3 साल या 3 साल के अंदर अगर आप उस ज़मीन को
नहीं खर्च करते हैं तो फिर वो किसके, टैक्स के दायरे में, यानी अब आप उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप मान के चलिए जैसे करो 20 लाख 50 लाख मिले, ठीक है, तो अब उस पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसको खर्च नहीं करोगे ना तो फिर उस पे टैक्स लग जाएगा। कितने, 3 साल के अंदर, ठीक है। तो हमने संपत्ति के बारे में देख लिया है, पैतृक और अर्जित 2 प्रकार की संपत्तियाँ हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 में क्या है, रेट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेट ये सुप्रीम कोर्ट निकालते हैं, कितने प्रकार से निकालते हैं, 5 प्रकार से। कितने प्रकार से निकालते हैं, 5 प्रकार से। कौन कौन से हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। अब हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे कि नाम से है बंदी, किसी को बंदी बना लिया, ठीक है, किसी को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अब मान के चलिए जैसे पुलिस ने मुझे बंदी बना लिया, ठीक है। अब नियम क्या है कि अगर कोई ऐसा अपराध नहीं किया तो 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ, न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अब मान के चलिए 2 दिन हो गए, 3 दिन नहीं न्यायालय में पेश कर रहे हो, मुझे बंदी बना के रख लिया, तो फिर क्या होगा, अगर हमारे घर वाले जानकारी या उनको पता है तो सीधे कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से वो रिट निकलवाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट देते हैं रिट। तो उसके हिसाब से फिर क्या होगा, घर वाले इजाज़त देंगे कि किस थाने में है, उस थाने की बता देंगे, फिर वहाँ से सीधा सुप्रीम कोर्ट से फैक्स आएगा कि भैया इस नाम का ये व्यक्ति आपके यहाँ है, आपने उसको क्या, बंदी बनाया है। तो अब आप क्या करिए, जिसको बंदी बनाया उसको साथ शरीर यानी शरीर सहित आप लाइए, बताइए क्या कारण है। तो किसके लिए है, ये सुरक्षा के लिए, कि अगर आप कोई किसी को बंदी बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे क्या कर सकता है, जिसको बंदी बनाया उसका कारण बताओ क्यों बंदी बना। ये जो भी अधिकारी पुलिस वाले होते हैं उनसे क्या है, पूछ सकते हैं। तो ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हम देखते हैं परम आदेश, जैसे कि नाम से परमादेश या परम आदेश। परम आदेश, इसमें क्या, सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करे। परम आदेश में क्या है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो उनके लिए क्या ये लागू होता है। जैसे कोई टीचर है, अगर अपने बच्चों को ठीक से ना पढ़ाए, अपने बच्चों को ठीक से ना पढ़ाए तो सैलरी तो आप बराबर ले रहे, कम पढ़ाओ या ज़्यादा पढ़ाओ, लेकिन भाई ईमानदारी से पढ़ाओ ना। बच्चे आप, हमारे कहने का मतलब है कि आप अपना फ़र्ज़ पूरा निभाओ, फिर बच्चे पढ़ें अथवा, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आप मेहनत करो तो असर पड़े ना, ठीक है। तो क्या है, परमादेश में क्या, सरकारी कर्मचारी ठीक से काम ना करे, चाहे टीचर हो, चाहे कोई सरकारी डॉक्टर हो, पता चला कि ड्यूटी है 10-11 बजे की, आ रहे हैं 4 बजे जब छुट्टी होनी, या आ रहे हैं 2 बजे, हमने खुद देखा है। लेकिन जानते थे नियम कानून नहीं, कई बार हम जाते हॉस्पिटल भाई टाइम से 11 बजे पहुँच गए, पता चला कि भैया 2 बजे आ रहे हैं, लंच करने के बाद आ रहे हैं। सरकारी और होता है, हमने अपने हाथ से देखा, लेकिन क्या करें, अगर न्यायालय अभी इतनी छोटी-सी चीज़ के लिए अरे कई बार क्या होता है कि 20 लोग करप्ट है, उसमें एक की नहीं चल पाती है, दिक्कत ये होती है। और न्यायालय जाओगे, पैसा खर्च होगा, हर चीज़ उसके लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए क्या है, जब कोई भी सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करता है तो उसके लिए क्या आता है, परम आदेश सुप्रीम कोर्ट का, तो भैया क्यों नहीं किया है आपने अपना अधिकार, जो आपका फ़र्ज़ है क्यों नहीं ठीक से निभाया, तो क्या है, परम आदेश। किसी भी सरकार, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो किसी भी विभाग के हो, बैंक में देखो पता चला कि कर्मचारी कर्मचारी अधिकारी जो है नहीं आ रहे, तो ये सरकारी अधिकारियों के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, परम आदेश। अगर जब आपका अपना काम ठीक से नहीं करते हो तो क्या लग जाएगा, परम आदेश यानी परमादेश, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में रिट है, बंदी प्रत्यक्ष परमादेश। अब हम देखते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या होता है, जैसे कि नाम है अधिकार परीक्षा, ठीक है। दूसरा काम नहीं कर सकते, जो अधिकार है, जिसका जो अधिकार है वो वही काम कर सकता है, जिसका जो अधिकार है वो वही काम कर सकता है। जैसे टीचर है तो टीचर का काम पढ़ाना है, अब टीचर की जगह पे कोई दूसरा पढ़ाने लगे, मान के चलिए जैसे चपरासी पढ़ा रहे, प्यून पढ़ाने लगे, तो क्या उसका वो अधिकार है, बताइए, अधिकार से बाहर अधिकार परीक्षा उसका थोड़ी ना अधिकार है, अधिकार किसका है, टीचर का है, तो टीचर ही पढ़ाएगा। पुलिस वाले हैं, कई बार हो जाता है ऐसा, मान के चलिए जैसे ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में गए, अब पुलिस वाले का क्या अधिकार है कि वो आपसे टिकट मांगे, नहीं है,
हम जाते हैं, पुलिस वाले कहें कि नहीं आपने टिकट लिया, वो व्यवहार आधार पे दिखा देते, वो बात ठीक है। लेकिन क्या कानूनी आधार पे जो सुरक्षाकर्मी जो पुलिस वाले हैं, उनको क्या टिकट देखने का अधिकार है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अधिकार परीक्षा के बाहर है। टिकट किसका भाई? टीटीआई जो टीसी है, टीटीआई है, उनको किस लिए रखा है? उनको उनका काम है ये काम तो, है? तो क्या है ये, कोई दूसरा काम नहीं, जो टीटी का काम है वो टीटी करेगा। हाँ, आप सुरक्षाकर्मी, आपको हमारा बैग चेक करना है, हमारी जो भी मतलब सिक्योरिटी वाली चीज़ें आप उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो अधिकार परीक्षा में जो काम जिसका है वही करेगा, ठीक है? कई बार क्या होती है, कंडीशन बन जाती है, कंडीशन बनने के आधार पे भाई ज़रूरी पड़ जाती तो क्या, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या है? मरीज़ को देखना, इंजेक्शन लगा देता है डॉक्टर। लेकिन अगर उस विभाग में कोई ऐसा है, जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेड़-पौधे भी लगे तो माली आता है। अब माली इंजेक्शन थोड़ी ना लगाएगा, और माली इंजेक्शन लगाएगा तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जिस उसका काम तो वो है नहीं माली का, काम डॉक्टर का है इंजेक्शन लगाना, तो कौन लगाएगा? डॉक्टर। देखिए कई बार कंडीशन बन जाती है, कंडीशन के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। कई बार अब जैसे माली भी लगा दी, तो वो जवाब पूछ कि भाई आपने क्यों किया? कई बार हो जाता है कि भैया देखिए 2-2 3-3 पेशेंट थे, डॉक्टर एक ही था और एक पेशेंट एकदम मरने वाला था, ठीक है? और 2 थे, अब बचाना ज़रूरी था, वैसे भी नहीं करते तो उसकी डेथ हो जाती, तो वो एक इमरजेंसी स्थिति में एक बात अलग हो जाती। जैसे रियल में हमारे साथ हुआ था, हमारी बहन अभी 2-3 साल पहले बीमार हो गई थी, बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी उनको। तो कई बार क्या हुआ कि कई हॉस्पिटल ले गए, फिर एक बार ऐसी इमरजेंसी आ गई कि पास के हॉस्पिटल में ले गए, हमारे पास में हटा है, ठीक है? वहाँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ले गए। तो उनको ऑक्सीजन चढ़ी हुई थी। अब हमें तो पता था कि भैया ये डॉक्टर का अधिकार है, लेकिन हमने रिस्क उठाया। क्या रिस्क उठाया? उनको ऑक्सीजन चढ़ी थी, तो कई बार ऑक्सीजन नहीं उनको मिल पा रही थी ठीक कारण से। तो अब ऐसी स्थिति ऐसी हो गई थी, हो स इसको ये बात हो सकता है, हमें लगता है किसी को पता ना हो, लेकिन हमने किया था। तो गैस सिलेंडर रखा था, अब बिल्कुल ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही थी। एकदम ऐसे कि मतलब अगर मुश्किल से 2 या 5, क्योंकि जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसमें कोई ऐसा थोड़ी कि इंतज़ार करो, अगर 2-5 सेकंड जितने में नहीं आप साँस ले पा रहे तो फिर डेथ होने के ज़्यादा डर रहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने खोल दिया उस गैस को, क्योंकि डॉक्टर को बुलाने का इतने में बहुत ही मतलब स्थिति बन गई थी कि अब बचना मुश्किल है। तो हमने क्या किया था, हम कि डॉक्टर बाद में आ गए, पहले हमने ऑक्सीजन को खोल दिया। ऑक्सीजन को खोल दिया, ऑक्सीजन मिलने लगी, इतने में डॉक्टर आ गए। तो हमने एक रिस्क उठाया था कि भाई देखिए वैसे भी नहीं बचनी थी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं खोलते तो 100% मृत्यु हो जानी थी। तो हमने किया कि वैसे हमें ये पता था कि अगर कोई घटना हो जाएगी तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी। लेकिन हमने रिस्क उठाया कि क्या होगा अगर वैसे भी नहीं बचना है, अगर भाई हम ऐसा कर देते हैं तो हो सकता है बच जाए। लेकिन भगवान आज ज़िंदा हैं, आज भी हैं वो। तो क्या हुआ, हमने रिस्क उठाया कि नहीं, हम क्या करेंगे, हमने गैस सिलेंडर ही खोल दिया। गैस सिलेंडर जितने में डॉक्टर आए, फिर उन्होंने जितना लिमिट था कंट्रोल उन्होंने कर दिया। तो क्या होता, हमें पता था कि हाँ, हम गलती कर रहे हैं, लेकिन उस कानून से भी बड़ा क्या था, एक व्यवहार था। अगर नहीं करते तो फिर डॉक्टर हो सकता है 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट बाद आते। इतने में तो भाई साँस का मामला है, उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये हमने रियल में ये हमने किया है। तो क्या हुआ है, अधिकार परीक्षा के अंदर कोई दूसरा काम नहीं करा, लेकिन हमने किया है। क्यों? अब वहाँ पे क्या थी, कंडीशन वैसी बन गई थी, ठीक है? अब हो सकता है कुछ घटना घट जाती तो फिर उसके ज़िम्मेदार हम होते, है ना? लेकिन हमने हकीकत में अच्छा किया तो भगवान ने भी अच्छा किया हमारे साथ, ठीक है? तो क्या है, अधिकार परीक्षा। अब जैसे आप एफआईआर दर्ज करवाने भी जाओगे, तो वहाँ पे जिसका जो काम है वही करे। जैसे एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कम से कम एक जो आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखना, जिनके यहाँ कंधे पर 1 स्टार लगा होगा वही एफआईआर दर्ज करेंगे। तो कहने का मतलब अधिकार परीक्षा में ये कहा गया कि जिसका जो काम है उसी काम को करे। अब जैसे कंडीशन बन गई तो फिर भाई कर लिया, उसमें कोई नहीं, ठीक है? तो अधिकार परीक्षा यानी जो अधिकार है वही काम करोगे। अब हम देखते हैं प्रतिषेध। पर प्रतिषेध प्रतिषेध में क्या है, हाई कोर्ट को रोक कर सुनवाई। कई बार क्या होता है कि केस चलता है न्यायालय में,
एक हो निचली अदालत। ये निचली अदालत का मतलब होता है जैसे जिला लेवल है, जिला लेवल की कोर्ट क्या हो जाएगी, हाई कोर्ट के नीचे। हाई कोर्ट बड़ा और जिला लेवल छोटे, तो जिला लेवल क्या हो जाएगा, निचली अदालत हो जाएगा जिला लेवल। इसी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आगे क्या हो जाएगा, निचली अदालत हो जाएगी। यानी जो कोर्ट जिसके नीचे है वो क्या हो जाएगा, निचली अदालत। जिला जिला लेवल से बड़ी हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट क्या है, उच्च अदालत। और जिला लेवल क्या हो जाएगा, निचली अदालत। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई हाई लेवल की। और जो इनका क्या नाम है, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट निचली अदालत, और सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एससी हाई कोर्ट को रोक कर सुनवाई। कई बार मुकदमा चलता रहा, हमने देखा है कि चलता चलता मुकदमा बीच में रोक देते हैं, बीच में रोक देते हैं, फिर उसकी सुनवाई बड़ी कोर्ट में कई, यानी कि सुनवाई जैसे न्यायालय में चले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा डीएड बीएड का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा था, वहाँ से रुक के हाई कोर्ट में चला गया, फिर भली जो है सुनवाई हाई कोर्ट में हुई थी, यानी फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था हाई कोर्ट को रोक के। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको लगने लगता है कि अगर यहाँ पे मतलब अपने हिसाब से जो नियम होते हैं, तो फिर उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। जब रोक देते हैं फिर कहाँ, बड़ी अदालत। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुकदमा चलता रहता है, चलते हुए बड़ी अदालत में चला जाता है, छोटी अदालत को रोक दिया, वहाँ पे क्या होती है सुनवाई, किसमें, प्रतिषेध में। अब हम देखते हैं उत्प्रेषण या सर्जीवरी भी कहते हैं। फैसला आया उसे रद्द करना, बड़ी न्यायालय में सुनवाई। कई बार क्या होता है कि छोटी अदालत का फैसला आ ही जाता है, फैसला क्या होता है, आ ही जाता है। जब फैसला आ जाता है तो उस फैसले को उच्च अदालत क्या कर देती है, रद्द कर देती है, फिर कहती है कि हम सुनवाई करेंगे। क्या करेंगे, जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की सुनवाई को, हाई कोर्ट में मान के चलिए फैसला है कि इस शख्स को 5 साल की जेल हो गई, ठीक है, 5 साल की जेल हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में गया वो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, उसको क्या कर देगा, रद्द कर। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसी तरीके से अगर जिला न्यायालय में केस चला तो जो डिस्ट्रिक्ट, जो जिला न्यायालय है उसको रोक के हाई कोर्ट में सुनवाई करेंगे। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, जो जिला न्यायालय का फैसला है उसको रद्द करके खुद सुनवाई करेगा। तो इसमें कहने का यहाँ पे कब हो रहा था कि जब चल रहा था, यहाँ पे जब चल रहा था तभी रोक दिया था, और यहाँ पे ख़त्म हो गया जब फैसला, तब जाके देखा है ना कि कहीं कि जब हम इस न्यायालय से संतुष्ट नहीं होते तो फिर बड़ी न्यायालय में जाते हैं, यानी उच्च न्यायालय में जाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 हमें क्या देता है, यह रिट देता है, हम इनके अनुसार हमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली है। अब हम आर्टिकल 33 राष्ट्रीय सुरक्षा, गुप्तचर, मीडिया आदि, आर्मी। आर्टिकल 33 जैसे कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आता है, देखो आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें आपको सेम मिली होंगी, लेकिन फिर आर्टिकल के हिसाब से उनको पढ़ना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, अब मान के चलिए मीडिया है, अब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती कि यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो फिर मीडिया को कवर नहीं करने दिया जाता कि नहीं आप कवर नहीं चीज़ों कर सकते, क्योंकि ये क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। एक बार हमें उतना याद नहीं है, कोई ऐसा मामला चल रहा था, मीडिया थी, तो मीडिया ने दिखाते आतंकवादी देख रहे थे कि ये शख्स कोई थे जो सुरक्षाकर्मी थे आर्मी के, मीडिया कवर कर रही कि देखो भैया ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए, और उसी होटल में जाके आतंकवादी थे, और आतंकवादी देख रहे थे कि हाँ मीडिया दिखा रही कि ये आ रहा है, जो भी सुरक्षाकर्मी या जो भी थे, तो क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। तो क्यों रोका गया कि कई बार क्या हो जाता है कि मीडिया के द्वारा सबको जानकारी मिल जाती है, तो कई चीज़ें ऐसी गुप्त रखी जाती हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा में क्या हो, हित में हो, वहाँ पे मीडिया को इजाज़त नहीं दी जाती है। गुप्तचर यही मीडिया, आर्मी है राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से, आर्मी वगैरह जो सब काम करते हैं यही चीज़ें हैं। जैसे मान के ये हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे तहसील या जिला लेवल पे जो प्रशासन होता है, जो काम करता है, जब उन पे चीज़ें नहीं संभलती है तो फिर कौन चली जाती है, आर्मी। कौन चली जाती है, आर्मी। फिर वहाँ पे कौन कवर करता है, आर्मी कवर करती है, ठीक है। तो
हमने देख लिया आर्टिकल 31, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 33। आर्टिकल 32 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ये है आर्मी, अब मीडिया का है कि नहीं हम तो दिखाएँगे। अरे उनका क्षेत्र होता है जिसे हम छावनी कहते हैं आर्मी का, कि ये छावनी क्षेत्र है। कई बार कहते हैं ना कि छावनी में तब्दील कर दिए, जब वहाँ की जो प्रशासन होती है, जो मतलब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि पुलिस व्यवस्था नहीं समझ, तो फिर वहाँ पे आर्मी को उतारा जाता है, और जब आर्मी उतारती है ना तो वहाँ किसी का कानून नहीं चलता है। आर्मी का अपना, आर्मी के बड़े ही खतरनाक रूल्स होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हर कोई पुलिस के ऊपर सवाल तो खड़ा कर दे, लेकिन आर्मी के ऊपर कभी सवाल नहीं खड़े कर किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? इसका रीज़न है, आपने पुलिस वालों को देखा होगा कि नेता या कोई भी ऐसे बड़े शख्स तो उनके सामने वो झुक जाते हैं, फिर वो पावर। लेकिन आपने आर्मी को कितना भी बड़ा क्यों ना इंसान हो, सबको वो सामान लपेटे में लेते हैं आर्मी वाले, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया मौलिक अधिकार, हमने आर्टिकल 31, 32, 33 तक देख लिया है। अब 34 और 35 हम अगली क्लास में आर्टिकल को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, यानी आर्टिकल जो यानी मूल अधिकार जो 32 से लेकर 35 तक है, हम उनको क्या कर देंगे, पूरी तरीके से हमारे कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है। तो हम एक बार और इनको देख लेते हैं, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन खत्म कर दिया 1978 में मोरारजी देसाई ने, ठीक है। तो ये चीज़ें, और मोरारजी देसाई को हम एक चीज़, मोरारजी देसाई को पाकिस्तान से एक वो भी मिला था, पुरस्कार ही मिला था पाकिस्तान से, ठीक है। रट बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर आप बंदी बनाओगे तो उसके लिए, ठीक है, कानून परमादेश, अपना सरकारी कर्मचारी ठीक से काम ना करे, ठीक है। अधिकार परीक्षा, हुँ, ये ऐसा ही दूसरा काम करना, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। प्रतिषेध, यानी कि जो न्यायालय में केस चलते-चलते आप उच्च न्यायालय में ले जाएँगे, है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण जब न्यायालय का फैसला आ जाए तो उस फैसले को रद्द करके फिर बड़ी न्यायालय में फैसला चलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, गुप्तचर, मीडिया, आर्मी, ये है, ठीक है। और इसी में भ्रष्टाचार से भी, कि ऐसा नहीं कि आपका सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते और करप्शन का है कि नहीं हमें तो पैसा चाहिए, तो पैसा भी नहीं ले सकते, ठीक है कि नहीं। अब आपको भाई वेतन किस चीज़ की मिल रही है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें हैं। तो हमने देख लिए हैं 31, 32, 33, और आज के लिए है इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।